बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube चैनल और मैं हूं काशिफ एजाज। पिछली वीडियो में हमने देखा था अंडरस्टैंडिंग प्रोसीडिंग पीडैट 2006 का पार्ट 1। आज हम कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 को देखने और समझने से पहले मैं चाहता हूं कि हम पार्ट 1 की समरी देख लें। आपके जहन में होगा कि पार्ट 1 में हमने पढ़ा था प्रोसीडिंग क्या है, प्रोसीडिंग कब की जाती है, लफ्ज़ इनएफिशिएंसी और मिसकंडक्ट क्या होता है, अगर कोई भी एम्प्लॉय इनएफिशिएंसी और मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हो तो एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना चाहिए, और रिटन स्टेटमेंट आने के बाद कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, और अगर किसी एम्प्लॉय के खिलाफ पीडा के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है तो क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। इसमें हमने इनएफिशिएंसी की तारीफ देखी थी, मिसकंडक्ट की तारीफ देखी थी, हमने डिफ़ाइन किया था इनएफिशिएंसी को पीडा के सेक्शन 2 के 1-2 के अकॉर्डिंग, और मिसकंडक्ट को हमने डिफ़ाइन किया था पीडा के सेक्शन 2 N129 के अकॉर्डिंग। फिर हमने ये देखा था कि रिटन स्टेटमेंट जब आ जाती है तो फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दो तरीके से इंक्वायर कर सकती है मैटर को, एक विदाउट इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर और एक थ्रू इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर। जब विदाउट इंक्वायरी कमेटी करेगी या इंक्वायरी ऑफिसर तो उसमें हमने दो सेक्शन देखे थे, सेक्शन 5(1)A और रीड विद सेक्शन 7(B)। अगर आप इन दोनों सेक्शंस को दोबारा से देखना चाहते हैं तो पहली वीडियो देखें। फिर हमने देखा था कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंक्वायरी कमेटी इंक्वायरी ऑफिसर के थ्रू इंक्वायरी कंडक्ट करवाना चाह रही है तो फिर उसमें हमने पीडा के कुछ सेक्शन देखे थे, जो कि सेक्शन 3, सेक्शन 5(1)B रीड विद सेक्शन 9, सेक्शन 9(1)C रीड विद सेक्शन 12 और इसी तरह सेक्शन 10(6). अगर आप इन सेक्शंस को दोबारा से रिमाइंड करना चाहते हैं या न्यू व्यूअर्स अगर देख रहे हैं तो आप पिछली वीडियो देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जी, पार्ट 2 शुरू करते हैं और पिछली वीडियो की कंटिन्यूटी को ध्यान में रखें तो फिर हमारे जहन में दो सवाल उठते हैं कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ प्रोसीड कर रही है विदाउट इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर, तो फिर उसके बाद जब एक्यूज अपना रिटन स्टेटमेंट दे देता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, और दूसरी सूरत में यानी अगर वो थ्रू इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर कंडक्ट करवा रही है तो उस सूरत में कौन से स्टेप्स हैं जो कि एक्यूज की रिटन स्टेटमेंट के बाद लिए जाने चाहिए। तो देखते हैं इनको सेपरेटली। यहाँ पे एक वजाहत करना ज़रूरी है। देखें, पीडा एक्ट जो है बहुत वसी है और ये इसके बहुत सारे सेक्शंस एक दूसरे के साथ नथी हैं, एफिलिएटेड हैं, मिले हुए हैं और जिनको पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन मैं यहाँ पे ना आपको सिंपल एक प्रोसीजर बता रहा हूँ कि मुंतज़मीन अदारा जिस वजह से परेशान होते हैं कि किस तरह पीडा के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए, तो एक सिंपल से इसका मेथड है जो मैं आपको इसके सिंपल सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो समझाने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बाकी जो इसके एफिलिएटेड हैं या प्रोवाइडेड दैट, यानी बशर्ते ये कि जो सेक्शन में साथ के बारे में इंशाल्लाह अलग से वीडियो करूँगा और उसको समझाने की कोशिश करूँगा। अब पहली सूरत में क्या करना चाहिए, जो पहला क्वेश्चन था हमारा कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विदाउट इंक्वायरी कमेटी इंक्वायरी ऑफिसर कोई भी प्रोसीडिंग हेल्ड कर रही है तो रिटन स्टेटमेंट आने के बाद क्या करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये भी बता दूँ कि बास को रिटन स्टेटमेंट नहीं भी आती, किसी भी एक्यूज या एम्प्लॉय की तरफ से अगर विद इन ड्यू टाइम रिटन स्टेटमेंट नहीं आती तो याद रखें कभी भी सेकेंड शो काज नोटिस जारी ना करें, थर्ड ना जारी करें। यानी अगर आपने पहला शो का नोटिस जारी कर दिया है तो आप उसके रिटन स्टेटमेंट का वेट करें। अगर आप उसको टाइम देना चाहते हैं तो ये प्ली मौजूद होती है कि आप उसको रिमाइंडर के तौर पे भेज सकते हैं सेकंड नोटिस। सेकंड नोटिस से मुराद रिमाइंडर का सेकंड नोटिस, और इसी तरह फिर आप यानी सेकंड रिमाइंडर कह लें और फिर आप थर्ड रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। अच्छा, इसमें ये बात भी आप ज़रूर ध्यान में रखें कि जब फ़र्ज़ करें तीनों रिमाइंडर्स का जवाब नहीं आता तो उस सूरत में फिर आप क्या करें, फिर आप उसको पर्सनल हियरिंग का नोटिस जारी करते हैं और मतलब आप प्रोसीजर हो जाते हैं। पहला इसमें स्टेप ये है कि आप उसको पर्सनल हियरिंग नोटिस अंडर सेक्शन 7D आप पीडा 2006 जारी करेंगे। फिर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और उसको क्वेश्चनर देंगे
उसके रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड करेंगे, फिर आप रिकॉर्ड जो है और उसकी जो स्टेटमेंट है उसका एनालिसिस करेंगे और फिर आप इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी या एग्जामिनेशन कर देंगे, यानी आप डिसीजन दे देंगे। अगर हम सेक्शन 7 या पीटेट 2006 की बात करें, जो कि पिछली स्लाइड में जिसका जिक्र था, देखें इसमें ये बड़ा सिंपल सा है कि आप उसको एक पर्सन हियरिंग का नोटिस जारी करके आप उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने पेश होकर अपना रिटर्न स्टेटमेंट दे कि जो उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं और वो चार्जेस इस्टेब्लिश हो गए हैं, और उसके इस्टेब्लिश होने के बाद आप क्या करेंगे, उसको पर्सनल हियरिंग का नोटिस जारी करके ड्यू टाइम देंगे और डे बताएंगे, और फिर उसका जो रिकॉर्ड है, जो उसकी स्टेटमेंट है उसको कलेक्ट करेंगे, जो कि आपको डिसीजन देने में आसानी पैदा करे। यहाँ पे देखें ये एग्जाम्पल मैंने अटैच कर दिया है, और पर्सनल हियरिंग नोटिस अंडर सेक्शन 7 या पीटेट 2006। अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो सेक्शन 51A रीड विद सेक्शन 7 उसके तहत जारी किया था शोकाज नोटिस, जो कि पिछली जो वीडियो थी उसमें भी मेंशन कर दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, जब शोकाज नोटिस का रिटन स्टेटमेंट आ जाता है तो फिर हम उसके बाद उसको ये पीडा एक्ट 2006 की सेक्शन 7D की प्रोविजन के अकॉर्डिंग पर्सनल हियरिंग नोटिस जारी करते हैं, जिसमें वो पेश होकर अपना रिटर्न स्टेटमेंट देता है। डिसीजन का जिक्र हो चुका है। अगर आप समझते हैं कि एक्यूज़ के ऊपर लगे हुए चार्जेस इस्टेब्लिश नहीं हुए तो फिर उसको एक्यूज़ को एक्सोनरेट किया जा सकता है, और इन केस अगर उसके ऊपर कोई भी चार्जेस जो लगे हैं और वो इस्टेब्लिश हो गए हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 4 जो पीडा का है उसके अकॉर्डिंग आप उस पर कोई भी जो पेनल्टी है, जो कि माइनर भी है मेजर भी है, वो इम्पोज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था कि अगर थ्रू इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रोसीडिंग कर रही है तो शुरू में क्या करना चाहिए। देखिए इसका प्रोसीजर सिंपल है। आप एक शो काज काम पर्सन हियरिंग नोटिस अंडर सेक्शन 13(4) ऑफ पीटेट 2006 जारी करेंगे। फिर जो एक्यूज है उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, उसको क्वेश्चनर देंगे, उसके रिस्पॉन्स लेंगे और रिकॉर्ड को एनालिसिस करेंगे, उसकी स्टेटमेंट का जो रिकॉर्ड उसको एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद या उसको इम्पोजिशन पेनल्टी दे देंगे या उसको एग्जामिनेट कर देंगे। सेक्शन 13(4) ऑफ पीटेट 2006 क्या है। देखें जी, सेक्शन 4 ये कहता है कि जब भी इंक्वायरी कमेटी ने मामले को देखा और अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई, तो रिपोर्ट की सबमिशन के बाद अगर उस पर चार्जेस इस्टेब्लिश हो गए हैं कि उस पर, तो फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक अदद शोकाज नोटिस देती है। हम उसको शोकाज का पर्सनल हियरिंग नोटिस भी बोलते हैं। ये नोटिस इसलिए दिया जाता है कि इस तरह सिंपल मेथड में जब हम शोकाज नोटिस के बाद पर्सनल नोटिस देते हैं कि आप पेश हों और अपने जवाब दें, तो इंक्वायरी कमेटी के बाद हम शोकाज काम पर्सनल नोटिस जारी करते हैं कि एक्यूज़ हमारे सामने पेश हो और अपना रिटर्न स्टेटमेंट दे, और इसी के दौरान आप एक सवालनामे भी दे सकते हैं और सवालनामे में उसके रिस्पॉन्स लिए जा सकते हैं, और रिस्पॉन्स जब वो दे देगा, और उसमें ये बात भी जहन में रखें कि जो भी वो रिस्पांस देगा, जिस भी क्वेश्चन के अगेंस्ट वो रिस्पांस देगा, तो वहाँ पर उसके एक्यूज़ के सिग्नेचर लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है या क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो फिर कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में या अपीलेट अथॉरिटी के पास ये चीज़ बाद वो चैलेंज कर देते हैं कि ये तो हमारे जवाब दिए हुए ही नहीं थे। तो ये वाला रिकॉर्ड भी जो है वो बना लेना बेहतर होता है। हालांकि हमारे पास उसके अटेंडेंस वगैरह मौजूद होती है और उसकी लिखाई मौजूद होती है, लेकिन फिर भी हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पे ये काम लाजमी कर लेना चाहिए। तो सेक्शन 4 के ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैंने आपको ज़ुबानी बता दिया। आप इसको ज़रा मज़ीद रीड आउट भी कर लें ताकि आपको मज़ीद समझने में आसानी हो जाए। ये एग्जाम्पल मैंने अटैच कर दिया। शोकाज काम पर्सनल हियरिंग नोटिस अंडर पीडा एक्ट 2006 एज पर सेक्शन ऑफ 13(4). तो आप इसको देखें, इसमें जो जो चीज़ें आप समझते हैं, समझने लायक है, आप उनको नोट डाउन ज़रूर करें। जिस तरह सिंपली शोकाज नोटिस जारी करने के बाद और पर्सनल नोटिस के बाद डिसीजन दिया जाता है, इस तरह इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शोकाज कम पर्सनल नोटिस देती है। तो सेक्शन 13(5)(1) और 2 ये कहता है कि अगर एक्यूज़ के पेश होने के बाद समझते हैं कि इंक्वायरी कमेटी की रिकमेंडेशन या इंक्वायरी ऑफिसर की रिकमेंडेशन को ज़हन में रखते हुए
और पर्सनल नोटिस का जो जवाब आया है उस जवाब के बाद अगर आप समझते हैं कि आपने एक्यूज को एग्जामिनेट करना है, एग्जामिनेट तब किए जाते हैं जब उसके खिलाफ चार्जेस बेशक ये पूरा प्रोसीजर हो जाए, कहीं पे आके ये बात साबित हो जाए कि वाकई जो है ना वो उसके खिलाफ चार्जेस जो इस्टेब्लिश नहीं हुए, तो फिर कंप्यूटर अथॉरिटी के पास इख्तियार है कि वो उसको एग्जामिनेट कर सकती है। बसूरत दीगर फिर उसके खिलाफ सेक्शन 4 के तहत जो पेनल्टीज़ हैं उनमें से कोई ना कोई जो पेनल्टी है वो इम्पोज कर दी जाती है। आखिर में एक बात ज़रूर बता दूं कि शो काज जो नोटिस है वो जब आप, मैंने पहले ही बताया, जब आप पहले जारी कर रहे हैं तो फिर आप उसको रिमाइंडर के तौर पे अगर विद इन ड्यू टाइम वो रिस्पांस नहीं देता तो रिमाइंडर के तौर पे आप दे सकते हैं दूसरा, और रिमाइंडर के तौर पे दे सकते हैं तीसरा। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि आपने एक शो काज जारी किया तो फिर आप नए से एक शो काज जारी करें नई डेट के साथ, वो अंडर रूल्स ठीक नहीं होता, रिमाइंडर के तौर पे दे सकते हैं। अच्छा, शो काज कम पर्सनल हियरिंग नोटिस, ये भी फर्स्ट नोटिस, सेकंड नोटिस या थर्ड नोटिस के नाम पे रिमाइंडर के तौर पे दिया जा सकता है। और इसी तरह जो आपके पर्सनल हियरिंग नोटिस हैं ये भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के तौर पे दिया जा सकता है। याद रखें जब भी आप पर्सनल हियरिंग नोटिस देंगे दूसरा या तीसरा, तो दूसरे में आप पहले का जिक्र करेंगे कि आप को दिए गए लेकिन आप पेश नहीं हुए, और जब आप थर्ड या लास्ट जारी करेंगे तो फिर आप उसमें मेंशन करेंगे आपको पहला दूसरा फलां डेट को दिया गया लेकिन आपने रिस्पांस नहीं दिया। अब आपको ये दिया जा रहा है आखिरी नोटिस और आप इस नोटिस के अकॉर्डिंग पेश हो, और अगर फ़र्ज़ करें वो दूसरे नोटिस के बाद पेश नहीं होता तो याद रखें तीसरे नोटिस में एक्स पार्टी डिसीजन का लाजमी मेंशन करें, क्योंकि एक्यूज़ केस पेश ना होने की सूरत में सारी की सारी प्रोसीडिंग को दोबारा से ना तो शुरू किया जा सकता है और ना ही उसके ना आने की सूरत में उसको निगरान किया जा सकता है। जी, कैसी लगी आपको वीडियो, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है और आप इसको शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता हैं, तो आप उनको ज़रूर शेयर करें और कमेंट ज़रूर दें, सवाल ज़रूर पूछें। आपके ज़हन में बहुत सारे सवालात अभी भी मौजूद होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में आपको उन सवालों की जवाब दे सकूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।